जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले की वीडियो में मैंने लाइन और एंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम लाइंस के कुछ पार्ट्स को ले रहे हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है और पैरेलल लाइन है। ये सब के बारे में चर्चा करेंगे कि किसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, किसे पैरेलल और किसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखा। यदि कोई रेखा मान लीजिए ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो जो काटने वाला जो कोण होता है, ये कोण मान लीजिए अल्फा है और ये कोण बीटा है। तो अल्फा और बीटा जो है ये बराबर होता है, यानी ये हम शीर्षाभिमुख कोण भी ये होता है, शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम सम्मुख कोण भी कहते हैं। सम्मुख कोण ये जो होता है, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इसे हम याद रखने के लिए क्या कहेंगे, क्या आमने सामने वाले कोण बराबर होती है। इसका डेफिनेशन आप लोग क्या लिखिएगा, यदि कोई दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके सामने वाले जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर होती है। यही है प्रतिच्छेदित रेखा का डेफिनेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम लंबवत रेखा के बारे में जानते हैं। लंबवत रेखा किसे कहते हैं, तो यदि किसी रेखा पे 90 डिग्री का कोण अंतरित किया जाए तो इसे लंबवत रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए कोई ए बी जो रेखा है, इस पे एक लंब हम ले लिए हैं, ये है लंबवत रेखा, और इस पे अगर हम एक और लंब और एक लंब ले, लंब का मतलब कितना होता है 90 डिग्री का। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो हर एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, यानी पूरे जो कोण है ये 360 डिग्री का कोण होगा। तो एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है क्या कि जो अगर एक रेखा जो है किसी को अपने सामने प्रतिच्छेद करती है तो उसमें कितना समकोण बनता है। तो इसमें 4 समकोण बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसका जो ये है आंसर 4 समकोण होगा, यानी क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री वाला कोण। अब चलिए समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखा जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। साधारण शब्दों में हम ये भी बोलते हैं क्या, जो रेखा दो रेखा अगर तब समांतर होगी जब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड इसका डेफिनेशन क्या होगा, क्या अगर दो रेखा के बीच लंबवत दूरियां बराबर हो जाती है तो वह समांतर रेखा कहलाती है ना। दो रेखा है, ये दोनों रेखा के बीच में लंबवत दूरी, सब लंबवत दूरी मान लीजिए x मीटर, इसका भी है x मीटर, इसका भी है x मीटर, इसका भी है x मीटर, इसका भी है। तो सारा जो है ये एक दूसरे के अगर बराबर होगा तभी हम बोलेंगे ये एक दूसरे के समांतर है, यानी समांतर रेखा है। और अब हम लोग कोण के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि समांतर रेखा में कोण कैसे क्या बराबर होती है, नहीं होती है। समांतर रेखा में इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या अगर दो समांतर रेखा में क्या क्या समांतर रेखा के कुछ नियम होते हैं। तो देखिए, समांतर रेखा तो हम अभी बता चुके हैं कि समांतर रेखा क्या है। यदि दो रेखा के बीच लंबवत दूरियां बराबर होती है तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो दो रेखा है, मान लीजिए ए बी कोई रेखा है, सी डी कोई रेखा है। तो ए बी सी डी एक रेखा है, इसे एक रेखा मान लीजिए एम एन प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एम एन एक तिर्यक रेखा है। जब भी किसी समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो
यदि किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसका जो है पहला एकांतर कोण, दूसरा संगत कोण और तीसरा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो अब बात है कि एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण आप कहेंगे किसको? तो देखिए, सबसे पहले एकांतर कोण जानने से पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा अंतः कोण और बाह्य कोण कौन कौन सा है। तो अंतः कोण यदि समांतर रेखा के बाहर में बना हुआ कोण है तो उसे हम बाह्य कोण कहेंगे, और समांतर रेखा के अंदर अगर कोण बना हुआ है तो उसे हम अंतः कोण यानी इंटरनल एंगल कहेंगे। यानी अंतः कोण और बाह्य कोण, ये दो होता है ना, एकांतर कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण। तो एकांतर कोण भी दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार का होता है? यही एक होता है अंतः एकांतर कोण ना, एक अंतः एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। बाह्य और बाह्य एकांतर, तो अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, ये दो भेद होती है जिसके एकांतर कोण की। तो देखिए एकांतर कोण क्या है। मान लीजिए हमारा ये एंगल है 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले समझ लीजिए अंतः कोण कौन कौन सा हो जाएगा? अंतः कोण और बाह्य कोण। तो अंतः कोण हमारा हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर रेखा के अंदर है, इसलिए इसे अंतः कोण कहेंगे। और बाह्य कोण एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर रेखा के बाहर है, इसीलिए इसे बाह्य कोण कहेंगे। और अब होती है बात, क्या अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण किसे कहते हैं? तो अंतः एकांतर कोण होता है कि ये अंदर वाला कोण इस अंदर वाले कोण के बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अंतः एकांतर कोण में एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। ये होता है अंतः एकांतर कोण। और बाह्य एकांतर कोण हो गया एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। कोई डाउट नहीं है इसमें। एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। ये हमारा होता है एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। समझ गए? अब इसके बाद एक होता है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? तो संगत कोण दूसरा नंबर में लिखिएगा आप लोग, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। संगत कोण, यदि कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसकी संगत कोण बराबर होती है। तो संगत कोण किसे कहते हैं? मैं मुद्दा जो है यही समझना है, क्या संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे तो कहेंगे किसे? तो देखिए संगत कोण से आपका सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या संगत एक दूसरे का हो। तो संगत होने का मतलब ये है कि अगर समांतर रेखा के ऊपर इधर है तो यहाँ भी समांतर रेखा के ऊपर होगा, यहाँ समांतर रेखा के नीचे है
समांतर रेखा के नीचे यहाँ भी होगा। याद रखिएगा, अगर तिर्यक रेखा के इस साइड कौन बन रहा है तो ये भी इसी साइड बनेगा, ये इस साइड बन रहा है तो इसी साइड बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी संगत कोण एक दूसरे का क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। देखिए एंगल 1 भी जो है ये जो समांतर रेखा हमारा है इस समांतर रेखा के ऊपर में है, और एंगल 5 भी इसी समांतर रेखा के ऊपर में है। यानी एंगल 1 और एंगल 5 दोनों समांतर रेखा के ऊपर एक ही दिशा में है, एक ही तरफ में है, तो इसे ये बराबर होगा। ये किससे बराबर होगा, तो ये संगत कोण से ये बराबर होगा। तो और एंगल 4 एंगल किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, क्योंकि उसी दिशा में ये समांतर रेखा के नीचे है और ये भी समांतर रेखा के नीचे है, इसीलिए ये एक दूसरे का बराबर होगा। और दूसरा हमारा जो है एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भी देखिए इसी समांतर रेखा के ऊपर में है, तो ये दूसरा समांतर रेखा के ऊपर में है, यानी समांतर रेखा के ऊपर होना चाहिए। अगर इस समांतर रेखा के ऊपर में है तो ये अगला वाला भी उसी समांतर रेखा में ऊपर होगा, लेकिन दिशा जो होगा वो इस साइड में ही होगा, क्योंकि रेखा के इस साइड वाला ये हमेशा इस साइड में बराबर होगा, इधर वाला इधर के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। तो ये हमारा होता है संगत कोण। और आगे अब हमारा तीसरा है शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण बहुत ही आसान है। शीर्षाभिमुख कोण का डेफिनेशन आप लोग लिखें क्या, यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसकी का जो है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है ना। अब शीर्षाभिमुख को कैसे पहचानेंगे, शीर्षाभिमुख को पहचानने का भी एक तरीका है। हम आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो आपसे जो है रेखा और कोण से रिलेटेड सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे किसको, तो शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग जैसे पहले पढ़े, याद रखिए इसे कोणाकोनी कोण कहते हैं, या फिर आमने सामने वाला कोण बराबर होता है। इसे याद क्या रखेंगे, क्या आमने सामने वाला कोण बराबर होगा, यानी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 7 के, और एंगल 6 एंगल 8 के। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने में है। तो इसे आप लिख लें क्या, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, सॉरी एंगल 3 के, एंगल 1 बराबर एंगल 3, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। यह होता है शीर्षाभिमुख कोण के। अब जो है एक और नियम होता है जिसे समांतर रेखा, यदि चौथा में हो गया हमारा क्या, यदि एक समांतर रेखा, यदि दो समांतर रेखा को एक ही तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक ही और के संगत कोण, जैसे ये दोनों हो गया एक दूसरे का संगत, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो ये दोनों के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी क्या होगा हमारा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180 डिग्री। इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा आप, यदि दो समांतर रेखा को एक ही तिर्यक रेखा, यदि दो समांतर रेखा को एक ही तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही और के संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चले, ये हो गया 180 डिग्री वाला। उसके बाद
एक रेखिक युग्म है, इसका भी यूज बहुत अधिक होता है। एक अगर रेखिक युग्म है तो इस पे कोई भी जो कोण अगर अंतरित है, मान लीजिए ये कोण है अल्फा, ये कोण है बीटा, ये कोण है गामा, तो ये कोण है गामा, तो ये अल्फा बीटा गामा कोई भी कितना भी कोण रहे, ये अगर एक ही रेखिक युग्म यानी एक समांतर रेखा पे है तो ये सब का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए जान रहे हैं, पहले भी हम लंबवत रेखा के बारे में कंसेप्ट ये क्लियर कर चुके हैं। जैसे एक रेखा में कितने लंबवत, तो दो लंबवत जैसे हो गया, तो ये 90 और ये 90 होना कितना है 180। तो इसी प्रकार अगर पूरे में पूरा कंप्लीट एंगल हमारा कितने का होता है, पूरा कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है ना। देखिए जब कोण के बारे में चर्चा हो ही गई है तो हम आपको न्यून कोण सब के बारे में भी बता देते हैं। जैसे न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद समकोण ना, समकोण, समकोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद संपूरक कोण, संपूरक कोण या ऋजु कोण कहिए, संपूरक कोण नहीं ऋजु कोण, ऋजु कोण, ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यदि दो कोणों का योग अल्फा और बीटा, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो अल्फा का जो पूरक कोण होता है 90 डिग्री होता है, ये अल्फा का पूरक कोण है बीटा और बीटा का जो पूरक है वो अल्फा है। इसी प्रकार अगर अल्फा और बीटा, मान लीजिए दो कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है, तो अल्फा का संपूरक बीटा और बीटा का संपूरक अल्फा। याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा दो न्यून कोणों का योग ही संपूरक होता है, और अगर हमें एक संपूरक बनाना है तो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण होगा, और इसमें संपूर्ण कोण होगा क्या, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण 360 डिग्री वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। और फिर ये 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ये सब तो सभी को जाननी चाहिए। तो चलिए, तो ये क्या है, एक रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्म में क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी एक ही रेखा पे अगर एक या दो से अधिक कोण अंतरित हैं तो सभी कोणों का जो योग होता है ये 180 डिग्री होता है। ये हमारा है कौन सा नियम, ये हमारा है रैखिक युग्म ना, रैखिक युग्म ये हमारा है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी के बारे में एक हम हिसाब लेते हैं, इसी से रेखिक युग्म से हम निकालते हैं। जैसे ये कोण है, इस पे कोई दो कोण अंतरित है, इस तरह का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आते रहता है। ये अगर मान लीजिए हमारा कितना है, ये हमारा है 2x, ये 3x और ये 5x, हाँ। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अगर हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का मान याद करना है, x का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल करना है बिना कलम उठाए। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों
जो कोण होगा, तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये एक रैखिक युग्म है, इसमें जितना भी कोण हो, 3 कोण हो, 4 कोण हो या 5 कोण हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये रैखिक युग्म पे होना चाहिए। और रैखिक युग्म पे अगर होगा तो सारे का जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। आप देखिए तीनों का योग 2x 3x और 5x, तीनों का योग कितना हो गया, 10x। ये 10x किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, तो x बराबर यहीं से हमारा आ गया 18 डिग्री आ गया। बिना कलम उठाए आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दूसरा क्लास था फ्रेंड्स, अब अगले क्लास में हम लोग इसी के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।